बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, काफ़िले आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में मीरपुर के बहुत सारे इलाकों से लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं। इनमें नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। ये मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे, बसों पे, वैगनों पे जिसको जो सवारी मिल रही है वो सवारी लेकर निकल रहा है। आज़ाद कश्मीर के झंडे इन नौजवानों ने उठाए हुए हैं और ये अब रावला कोट की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत देर तक कोशिश की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कि मुज़ाकरात के ज़रिए से किसी तरह कोई मसला हल हो जाए और कुछ फेस सेविंग जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को भी मिल जाए, मुतालबात भी तस्लीम हो जाए और जो गवर्नमेंट है उसको भी कुछ ना कुछ फेस सेविंग मिल जाए। लेकिन बीच का रास्ता निकल नहीं पाया। फजल रहमान साहब ने बार बार दरख्वास्त की। उनकी दरख्वास्त के ऊपर इन्होंने अपना लॉन्ग मार्च कई मरतबा मुलतवी किया, लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पर दीवार के साथ लग गए थे। अब कोई और रास्ता बचा नहीं था। जो कल मुज़ाकरात हुए जहां पे डेडलॉक पैदा हो गया, वो चीज़ें मैं अब आपके सामने रखता हूं, क्योंकि अब सोर्सेज ने बताया, जो लोग मुज़ाकरात का हिस्सा थे ना, उनमें कुछ लोगों ने बताया कि हम सालसी कर रहे थे और ये ज़्यादती किस नौयत की हुई है और इसकी वजह क्या है। अब जो मुतालबात रख दिए हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपना लॉन्ग मार्च शुरू होने के बाद, वो ज़्यादा सख्त है। यानी आज सारा दिन ये काफ़िले पहुंचेंगे रावला कोट में और कल ये काफ़िले रावला कोट से निकलेंगे और जाएंगे मुजफ्फराबाद की तरफ। ये पहली मरतबा आज़ाद कश्मीर में एक इलेक्शन होने जा रहा है जिस इलेक्शन को कोई डिस्कस नहीं कर रहा। ऐसा लगता है ये जो इलेक्शन है सिर्फ बिलावल और मरियम नवाज, ये दो लोग खेल रहे हैं आपस में इलेक्शन। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी मैदान में नहीं है जिसकी आवाम में इस वक्त जड़ें हों। पीपल्स पार्टी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है, PMLN भी तगड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लोगों ने इनको बहुत बुरी तरह रिजेक्ट किया है। इन्हें अपने जलसे करने के लिए भी बंदे पंजाब से लेकर आने पड़ते थे या दूसरे सूबों से लेकर आने पड़ते थे। बड़ी मुश्किलों से इन्होंने अपनी कंपेन खड़ी करके दिखाई है और ये कुछ भी नहीं कर पाए। कोई माहौल बना ही नहीं इलेक्शन का आज़ाद कश्मीर में। मुझे नहीं लगता कि लोग निकलकर बड़े पैमाने पर वोट देंगे। हाँ, ये इलेक्शन का रिजल्ट आ सकता है जैसा कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। वहाँ का सेक्टर कमांडर फैसला कर ले और वो ये कहे जनाब इतने वोट निकालने, तो उतने निकल ही आएंगे। नवाज शरीफ का हल्का आपके सामने है जो किया गया यास्मीन राशिद के खिलाफ, और बहुत सारे हल्के ऐसे ही हैं। 17 सीटों वालों को हुकूमत बनाकर दे दी पाकिस्तान में आसिम मुनीर साहब ने, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन चोरी करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो मुतालबात हैं उनमें पहला मुतालबा ये है कि IG लियाकत समेत तमाम रेंट अफसरान को बेदखल किया जाए आज़ाद कश्मीर से। नंबर 2, मुमताज़ राठौर इस्तीफ़ा दे। नंबर 3, तमाम मुकदमात और नोटिफिकेशंस की मनसूखी की जाए। जाली मुकदमा जितने भी हुए हैं, जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं कलअदम करार देने का, या ये जो 4th शेड्यूल में नाम डाल दिए गए, ये सारी चीज़ें ख़त्म की जाएं। नंबर 4, शोहदा का जो नाहक खून है उसका हिसाब दिया जाए, मुकदमा दर्ज किए जाएं और जितने भी लोग कैद हैं सियासी नुक्ता नज़र से, जिनका इख्तलाफ था, उन्हें कैद कर दिया गया, जेलों में डाल दिया गया। हमारे अपने एक साथी अहमद फरहाद साहब इसमें इस वक्त कैद में हैं और बड़ी तकलीफ में हैं। वो बीमार भी थे, उन पर बहुत दबाव डाला गया कि तुम एक वीडियो बनाओ और घर जाओ। उन्होंने इनकार कर दिया, वीडियो मैं नहीं बनाता। बहुत दबाव डाला एजेंसियों ने उन पर, लेकिन उन्होंने वीडियो नहीं बनाई। तो वो कह रहे हैं जी कि जो जितने कैदी हैं उनको भी रिहा किया जाए। और फिर आखिरी ये है कि जितने पुराने मुतालबात थे वो सारे मुतालबात मंजूर होंगे तो हम मुज़ाकरात की टेबल पे अब बैठेंगे। वो मुतालबात क्या है ये हम सब जानते हैं। उनके 38 मुतालबात थे, जिनमें मेन और बड़ा मुतालबा ये था कि आप नोटिफिकेशन के ज़रिए से ये जो नशस्तें हैं जम्मू कश्मीर वाली, इनको ख़त्म कर दें या इनका किरदार ख़त्म कर दें हुकूमत बनाने और गिराने में। अब ये बड़ा जायज़ मुतालबा है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनती है, बाहर से आ जाते हैं बंदे और वो आके हुकूमत बनाते हैं और गिराते हैं। अगर ऐसे ही पंजाब में हुकूमत बन रही हो और सिंध से या खैबर पख्तूनख्वा से लोग आकर हुकूमत बनाएं और गिराएं तो कैसा लगेगा। लेकिन कश्मीर का एक मसला बड़ा हसास भी है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक यहाँ पे इस्तिस्वाब राय होना है। लेकिन जो मकबूजा कश्मीर के लोग मुहाजिरीन आए हुए हैं वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कैसे बना और गिरा सकते हैं। अगर उन्होंने हुकूमत बनानी और गिरानी है तो मकबूजा कश्मीर की हुकूमत बनाने और गिराने में उनका रोल होना चाहिए ना। अपने अपने इलाके में हर बंदे का वोट होता है। मसला यहाँ पे भी नहीं है। अगर वो इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर हो और कश्मीरी ही वोट डालें तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता ही नहीं और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने बंदों को ले आती है बाहर से और उनके ज़रिए से हुकूमतें बनाती है, हुकूमतें गिराती है, उनको वजारतें देती है, अहम तरीन वजारतें उनको दी जाती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसका कोई हल निकल नहीं रहा था। बहरहाल लोगों के मनाज़र नज़र आ रहे हैं, अलग अलग सड़कों पे बड़ी तादाद में लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रावला कोट जा रहे हैं और रावला कोट जाकर ये अपने मुतालबात के हक़ में फिर मुजफ्फराबाद की तरफ जाएंगे। इनको रोकना कैसे है वो मैं बताता हूँ। अभी ये क्या कर रहे हैं। सेक्टर कमांडर और बिलावल
ये जो आखिरी मरहला हुआ मुज़ाकरात का, ये लोग गालिबन मुज़फ़्फ़राबाद में थे, कुछ लोग मुज़फ़्फ़राबाद में थे, कुछ लोग रावला कोट में थे, और कुछ लोग टेलीफोन के ऊपर या ऑनलाइन इनके साथ राब्ते में भी थे, फैसिलिटेट किया गया था। मिसाल के तौर पे आईनी माहिर हैं आसिफ साहब, मियाँ आसिफ, ये कानूनी नुक्ता नज़र से मुशावरत कर रहे थे, तो इन्होंने कहा जी कि आप ऐसा कर लें कि एक नोटिफिकेशन जारी करवा दें, लेकिन फिर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पीछे हट गई, जो बातें तस्लीम हुई थी उनसे भी पीछे हट गई। अफशा कियानी साहिबा जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो भी यहाँ पे मौजूद थी। फिर जो एक PUF है उसके चेयरमैन भी यहाँ पे मौजूद थे, और फिर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग भी थे। एक अजीबोगरीब चीज़ हुई है जो मुझे आज पता चली, और मैं ये चीज़ कभी कहना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का मसला बन गया है, कश्मीर का मसला बन गया, मसला बहुत हसास है, तो इस पर सबको तवज्जो देनी चाहिए। ख़ास तौर पे आर्मी चीफ को ज़रूर देखना चाहिए और वज़ीर आज़म को भी देखना चाहिए कि मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के बीच में क्या चल रहा है। ब्रिगेडियर फाइक के हवाले से मुझे सोर्सेज ने यह बताया कि उन्होंने ये गिला किया ब्रिगेडियर फाइक ने कि आप MI के कहने के ऊपर यह एहतजाज कर रहे हैं, आप MI के कहने के ऊपर आप आगे बढ़ रहे हैं, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं, आपके पीछे MI का हाथ है। ये ताना उन्होंने दिया, MI आपको बैक करती है, इनके कहने पर आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। तो ये एक सर जंग चल रही है मिलिट्री इंटेलिजेंस में और ISI में। ये बहुत सारे लोग पहले भी रिपोर्ट करते रहे हैं और बार बार इसके ऊपर बात होती है कि जनाब इस वक्त जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है और जो ISI है, इनके बीच में एक सर्द जंग जारी है इख्तियारात के लिए, ताकत के लिए, आने वाले ओहदों के लिए। तो अब ये जो, और दोनों लोग जो है वो आसिम मुनीर के तो बहुत करीब है, लेकिन मामला ये है कि कौम तनख्वाह इनको आपस में लड़ने के लिए नहीं देती। हम पाकिस्तानी जो अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देते हैं, जो पैसा देते हैं, वो पैसा हम इसलिए नहीं देते आपको कि आप लोग आपस में लड़ाई करें या एक दूसरे से मुकाबला करें। हम आपको पैसा देते हैं, तनख्वाह देते हैं, नौकरी देते हैं इसलिए कि आप हमारे दुश्मन से मुकाबला करें और दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाएं। दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, कहीं पे भी कंट्रोल नहीं हो रही, और आप आपस में लड़ रहे हैं ज़्यादा इक़्तिदार और ज़्यादा इख्तियार और ज़्यादा कंट्रोल के लिए। तो इदारा जाती कंट्रोल की इस लड़ाई में आप पाकिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं। आपने मिलकर दुश्मन का मुकाबला करना था, आप आपस में मुकाबला कर रहे हैं। ये एक चीज़ सामने आई, मेरे लिए हैरान कुन भी थी, परेशान कुन भी थी। मेरे ख्याल में इसके ऊपर इंक्वायरी ज़रूर करनी चाहिए और चेक करना चाहिए कि क्या एजेंसियों का आपस में ऐसा मुकाबला चल गया कि एक कहती है निकलो, दूसरी कहती है ना निकलो। ये माजी में चीज़ें होती रही हैं और बहुत अफसोसनाक है। इसको फ़ौरन, अगर तो ऐसा कुछ है तो इसको फ़ौरन रोकना चाहिए। मुझे आज़ाद कश्मीर के लोगों ने ये बात बताई है। 14,000 पुलिस वाले पंजाब से अब निकाले गए हैं और उन्हें पहुंचाया गया आज़ाद कश्मीर में। ये क्या करेंगे? इलेक्शन चोरी करेंगे, मार कुटाई करेंगे, और क्या करेंगे? और इनको आता क्या है? यही करना आता है। लेकिन एक बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया पंजाब में। खास तौर पे 3-4 अजला ऐसे हैं जहां पे काफ़ी बेचैनी पैदा हुई पुलिस में कि हमें तो बहुत सख्त हालात का सामना है। पहले ही हमारे नाकों के ऊपर हमें पुलिस की पहले ही नफरी कम है, पहले ही हम यहाँ डबल ड्यूटियां करके दहशतगर्दी से बच रहे हैं। क्योंकि याद रखिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो कुछ अजला हैं, जैसा DI खान, टांक और ये ऊपर वाले जो अजला बन्नू वगैरह, इनके साथ नीचे जो पंजाब के अजला लगते हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात हो चुके हैं। और इस बात का हर वक्त खतरा रहता है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो दहशतगर्दी से मुतासरा इलाका है, वहाँ से पंजाब के अंदर दहशतगर्द दाखिल होंगे। और अब सूरत हाल ये है कि मियाँ वाली, भक्कर, लिया, DG खान, इन जगहों पे पुलिस के अंदर एक बेचैनी है कि हमारी नफरी कम हो गई है, यहाँ से नफरी को उठाकर आज़ाद कश्मीर ले गए हैं, तो हम दहशतगर्दी के खिलाफ जो हम एक लगातार कोशिश कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू कैसे करें। लेकिन वहाँ पे भी एक पूरा इलेक्शन चोरी करना है, वहाँ डिमांड आई हुई है कि जनाब बंदे भेजें। अब बिलावल ने एक नई ट्रक की बत्ती दी है आज़ाद कश्मीर के लोगों को। बिलावल ने कहा जनाब के सच कमीशन एक बनाया जाए, मैं उसका मुतालबा करता हूँ और मैं ये तजवीज़ दे रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया जा रहा। यार बिलावल, हम बेवकूफ़ हैं, हम रोटी को चोची कहते हैं। भाई तुम्हारी हुकूमत है, वहाँ पे बना लो कमीशन। या बिलावल को कमीशन बना के किसने देना है? आज़ाद कश्मीर एक अलग खित्ता है, एक अलग मुल्क बना हुआ है। वो आज़ाद कश्मीर, याद रखिएगा, पाकिस्तान का सूबा नहीं है, एक अलग कंट्री है जहाँ का सदर और वज़ीर आज़म होता है, और वो बिलावल का है। तो बिलावल को अगर वहाँ कोई कमीशन बनाना है तो बिलावल को कौन रोक सकता है? बिलावल बुलाए उसको, फैसल राठौर को, अपने वज़ीर आज़म को, और सबको इकट्ठा करके बोले कमीशन बनाओ। इन्हें कमीशन बनाना पड़ जाएगा, फ़ौरन बना देंगे।
बात यह है कि बिलावल बेवकूफ़ बना रहा है सबको, और वो ये कह रहा है कि जनाब हम कमीशन बनाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक सच्चाई पर मबनी एक कमीशन बनाया जाए जो सच सामने लेकर आए, चीज़ों को ठीक करे। तो वो कमीशन बनाने का मेरा मुतालबा नहीं माना जा रहा, डूब के मर जाना चाहिए, मुतालबा नहीं माना जा रहा भैया आपका। क्योंकि मुतालबा आप कर किससे रहे हैं? आपकी अपनी सरकार है वहां पे, आपकी हुकूमत है वहां पे। तो हुकूमत भाई तुम्हारी है, तुम ही लोगों ने ये सारा कुछ किया है, तुम ही फोर्सेस लेकर गए हो, तुम ही ने ऑपरेशन किया है, तुम ही ने कलदम करार दिया है, तुम ही ने जो है वो लोगों के सरों के ऊपर इनाम रखा है। ये सारा जुल्म और बर्बरियत तुमने की है। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि ट्रक की एक नई बत्ती दे रहा हूं, इसके पीछे लग जाओ सारे कि जनाब हम एक कमीशन बनाएंगे? लोग बेवकूफ़ थोड़ी है, रोटी को चोची थोड़ी कहते हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से ना एक और बड़ी अच्छी चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, बड़ी मुस्बत तब्दीली आई है कि नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले आज़ाद कश्मीर के मेरे भाइयों को या आज़ाद कश्मीर के लोगों को आजकल गद्दार नहीं कह रहे, वरना आज़ाद कश्मीर के लोगों को गद्दार कहा जाता था, शरपसंद कहा जाता था, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को कहा जाता था कि ये राव के साथ, इंडिया के साथ मिले हुए हैं और ये इंडिया से पैसे लेकर आते हैं। मैंने आपको बताया था कि इनको पैसे तो बरतानिया में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो फंडिंग कर देते हैं, जैसे पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग होती है। तो ये क्योंकि बरतानिया के अंदर ही रहते हैं सारे के सारे बहुत बड़ी तादाद में, और बरतानिया से पैसा आता रहता है आज़ाद कश्मीर में, तो उसमें से इनको चंदा भी मिल जाता है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेकिन रा फंडिंग करती है नरेंद्र मोदी या अजीत डोभाल जो है वो फंडिंग करते हैं, वो नहीं है, ये झूठ है, सारा बकवास है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। थोड़े दिन पहले ये इनको इंडिया का एजेंट कह रहे थे, अब नहीं कह रहे। अब इसलिए नहीं कह रहे कि इन्होंने लोगों से वोटें लेनी है, और वोट लेने के चक्कर में अब ये कश्मीरियों पर गद्दारी के फतवे नहीं लगा रहे। हाँ, जब इलेक्शन हो जाएगा, जब बिलावल को और PMLN को यह हुकूमत बनाकर दे दी जाएगी, इन दोनों में से एक को देनी है, तो जब इनको हुकूमत बनाकर दे दी जाएगी तो उसके बाद दोबारा कश्मीरियों के ऊपर या ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर फतवे लगाए जाएंगे। वो कहते हैं ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इनमें से किसी को भी 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी, और वो यही कहेगा कि जनाब अगर मेरे पास अक्सरियत होती तो मैं आपके मुतालबात पूरे कर देता। ना होगा 9 मन तेल और ना ही राधा नाचेगी, ये यही कहेंगे बार बार। बाद में बिलावल भी ये कहेगा मैं बहुत अच्छा नाचता, मेरे पास 9 मन तेल नहीं है। अगर मेरे पास 9 मन तेल यानी मेरे पास अगर होती 2/3 अक्सरियत तो मैं जरूर आपको नाच नाच कर दिखाता। तो फिर वो एक और कहावत है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आज पता नहीं क्यों मुझे इतनी कहावतें याद आ रही है। भारत ये तो है जनाब आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आ जाए जरा खैबर पख्तूनख्वा में अलीमा खानम, वो एक एक करके अलग अलग इलाकों में जा रही हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और खैबर पख्तूनख्वा के एक एक ज़िले में, एक एक इलाके में उन्हें अवाम बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। बड़े पैमाने पर लोग निकलते हैं इमरान खान की बहनों के लिए, और उनकी दिलचस्पी इस बात में है कि किसी तरह इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए, वो जेल से बाहर आ जाएं, और इसके लिए वो कोशिश करना चाहते हैं। अलीमा खानम ने मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर, क्योंकि ये अब गई हैं एबटाबाद वाली साइड पे, बटग्राम में भी गई हैं और कुछ और एरियाज़ का भी विजिट किया है, जहाँ पे भी गई बहुत बड़े पैमाने पे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए। तो अलीमा खानम ने कहा कि इनके भाई की रिहाई के लिए 5 अगस्त को फैसला कुन मार्का होगा। वो तो बड़े पैमाने पे एहतजाज कर, एक तरफ जनाब PTI कह रही है हम 5 अगस्त को जलसा करेंगे, अलीमा खान कह रही हैं कि जनाब हम अपने भाई की रिहाई के लिए 5 अगस्त को एक फैसला कुन मार्का करेंगे। अब ये दोनों की बातों में बहुत फ़र्क है। PTI एक दिन का शो करना चाहती है, जलसा करो निकलो बस, जज्बाती तकरीरें कर देंगे, 4, 5, 10 ऐलान कर देंगे, वो ऐलान के ऊपर अमल दरामद होना है नहीं होना बाद में देखी जाएगी, दिन निकल जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे जब इमरान खान साहब की आंख खराब हुई तो इन्होंने इंडोर एहतजाज किया था, 4 दीवारी के अंदर बैठ के। लोग जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम घरों को चले जाएंगे। लोग ठंडे हो गए, ये घरों को चले गए, कई महीने गुजर गए, कुछ भी नहीं किया। जैसे बजट पास करवाने की बारी आई तो वो भी करवा दिया, सारा कुछ करते हैं ये। मिलिट्री ऑपरेशन जिनके इमरान खान खिलाफ था ये खुद करवा रहे हैं हाथ पकड़ के। ड्रोन हमले जिनके इमरान खान खिलाफ था उसके खिलाफ एक भी FIR ये दर्ज नहीं कर पाए, कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। अभी ये एक जलसा करेंगे, पहले इन्होंने स्टेडियम के अंदर रख लिया था, मुझे लगता है वहां पर भी इजाज़त नहीं मिली। अव्वल तो मैं उसके खिलाफ था कि यार आप इमरान खान पूरे मुल्क का लीडर है, आप स्टेडियम के अंदर उसको वापस धकेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में स्टेडियम की भी इनको इजाज़त नहीं मिली और इन्हें कहा गया जनाब बाहर। मोहसिन नकवी साहब है ना स्टेडियम्स के मालिक हैं, वैसे ही आपको पता है क्रिकेट उनके पास है, तो शायद इनको स्टेडियम की इजाज़त नहीं मिली। मोटरवे के पास कहते हैं खुला मैदान है, वहाँ पे अब हम करेंगे जलसा। ठीक है जी, करें जलसा, और जलसा करने के बाद बताएं आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि अवाम अब बहुत गुस्से में है। लोगों को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार के लिए एक टोले ने इस्तेमाल कर लिया इमरान खान साहब की मकबूलियत को और उसको जेल में छोड़ दिया बेचारे को, अकेले को। अलीमा खानम कहती है जी हम
एक फाइनल मार्का करने जा रहे हैं 5 अगस्त को। अब जैसे जैसे दिन करीब आएंगे ना और चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। नादरीन, एक और खबर है मेरे पास। ये खबर आप देखें, हम 11 अरब के जहाज को रो रहे थे कि जनाब 11 अरब रुपए का जहाज ले लिया पंजाब ने। ये पंजाब से गंदुम जो गायब हो गई है ना, उसकी कीमत लगभग 400 अरब रुपए है। 400 अरब रुपए की गंदुम पंजाब से गायब हो गई। हम रो रहे थे किसको? 11 अरब के जहाज को। आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। ये गंदुम कैसे मैनेज हुई, कहां गई, किधर गायब हो गई, किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये लगभग 45 लाख टन गंदुम थी, कहां गई? कोई जवाब नहीं मिल रहा। रिपोर्टें छप रही है, जवाब नहीं मिल रहा। सरकारी मुलाकातों के अंदर इन चीजों का इंकशाफ हो रहा है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा और गंदुम के बहरान के अंदर शिद्दत आती चली जा रही है। ये जो इंकशाफात हुए हैं कि जनाब ये गंदुम गायब हो गई, ये गंदुम गायब कैसे हुई, किसने गायब की, कुछ पता नहीं चल रहा। बल्कि वफाकी हुकूमत और सूबों को रवां साल गंदुम की खरीदारी पॉलिसी पर मुअस्सर अमल दरामद में मुश्किलात का सामना है। और यह इंकशाफ हो गया कि पंजाब में गंदुम की एक बड़ी मिकदार का रिकॉर्ड दस्तयाब ही नहीं है। 45 लाख टन गंदुम गायब। इसको मनों में कन्वर्ट करें ना और फिर इसको 3500 से ज़रब दें जो सरकारी कीमत है गंदुम की, ये 400 अरब रुपए की गंदुम बनती है। और अभी जो गंदुम हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं, लगभग कोई 100 अरब की गंदुम हम इंपोर्ट करेंगे अभी फिलहाल फौरी तौर पे। 10 लाख टन गंदुम, 10 लाख टन 25 से मल्टीप्लाई करें तो मन बन जाते हैं। और फिर आप आलमी मंडी में कीमत देख लें, लगभग आपको 100 अरब रुपए की गंदुम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। महंगी गंदुम आपको लानी पड़ेगी पाकिस्तान में। पाकिस्तानी किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है, तबाह हो रहे हैं, और हम दुनिया भर के किसानों को खुशहाल करना चाहते हैं उनकी गंदुम खरीद के। हमारी गंदुम कहां गई, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जखीरा अंदोज ले गए, बस इतना कह देते हैं और जान छूट जाती है। उसके अलावा कोई इनके पास जवाब नहीं होता। एक और खबर नादरीन, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा किया, फिर पता चला कतर के साथ भी हमारा दिफाई मुआहदा, और अब कुवैत के साथ भी पाकिस्तान एक दिफाई मुआहदा करने जा रहा है। कुवैत की जो सरकार है उसने इसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन बतौर पाकिस्तानी मैं नहीं जानता। कैबिनेट के लोगों से बात हुई तो वो कहते हम भी नहीं जानते। एमएनएज और एमपीएस से, सेनेटर से बात हुई, उन्होंने कहा जी हम भी नहीं जानते। तो फिर कौन जानता है कि इन ममालिक के साथ आप किस नौइयत का कौन सा दिफाई मुआहदा कर रहे हैं? क्या पाकिस्तानियों का यह हक नहीं है कि जो इतना बड़ा दिफा पाकिस्तानियों ने अपना पेट काट काट के अपने खून पसीने की कमाई से खड़ा किया, इतनी बड़ी फौज खड़ी की, इतने सारे हथियार खरीदे पाकिस्तानियों ने, ये हथियार अगर किसी और जगह पे किसी और के लिए इस्तेमाल होने हैं, चाहे वो मुसलमान मुल्क हो चाहे गैर मुस्लिम मुल्क हो, तो पाकिस्तानियों को कम से कम इतना हक तो है कि उनको पता हो कि उनके हथियार और उनके फौजी कहां जा रहे हैं लड़ने के लिए और कहां इस्तेमाल होंगे। और उसमें पाकिस्तानियों की कॉन्सेंट भी शामिल होनी चाहिए अगर थोड़ी सी भी जमहूरियत आपके अंदर बाकी है तो ये आप बात अपने जहन में रखें कि दिफाई नुक्ता नज़र से मुआहदे पाकिस्तान करता चला जा रहा है, लेकिन उन मुआहदों में क्या लिखा है इसके बारे में पाकिस्तानी अभी तक कुछ भी नहीं जानते। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।